नमस्कार। देश के कोने कोने की खबर के साथ देश प्रदेश में हाजिर हूं मैं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं बिहार के साथ। महामारी के बुरे समय में सिर्फ जाने ही नहीं जा रही हैं बल्कि कई बार मानवता को भी शर्मसार करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के भागलपुर से आया है। कोरोना से पति को गंवाने वाली महिला ने जो आपबीती बताई है वो अंदर से झकझोर देने वाली है। 9 अप्रैल को भागलपुर के अस्पताल में महिला अपने कोरोना संक्रमित पति का इलाज कराने पहुंची थी। पहले तो इलाज कराने में दिक्कत हुई अस्पताल में, बाद में वहां के मेडिकल अटेंडेंट ने महिला से छेड़छाड़ तक कर डाली। बाद में महिला अपने पति को लेकर दूसरे अस्पताल पहुंची, वहां भी इलाज ठीक से नहीं हो पाया। फिर वो पति को पटना के अस्पताल लेकर चली गई, लेकिन 26 दिन तक लड़ने के बावजूद उनके पति को वो नहीं बचा पाए। लोकल हॉस्पिटल भागलपुर, ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब वहाँ पे मेरे हस्बैंड को मैंने देखा कि उन्होंने 2-3 बार पॉटी किया था, यूरिन पास किया था, कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था सर। 6 घंटे से वो उसी गंदगी पे पड़े हुए थे। उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया, बस फ़ोन कर पाते थे सर, बोल भी नहीं, बस मिस्ड कॉल आती थी, मैं समझ जाती थी कि कुछ परेशानी है उनको। जब मैं गई तो मैंने देखा पूरे गंदे बेड पे मेरे हस्बैंड 6 फीट 2 इंच के सर, पूरे गंदे पे वो सोए हुए थे सर। मैंने ज़बरदस्ती सबको बुलाया। एक आदमी था ज्योति कुमार करके, ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन सा हॉस्पिटल का नाम? ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर, ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है। लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही तो कहते थे आंख निकाल लूंगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई, डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा, इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं दम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूंगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर, चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। देखिए, इस मामले में जो स्थानीय भागलपुर का ग्लोकल अस्पताल है, जिस आरोपी का उन्होंने नाम लिया, उसे कल ही ग्लोकल अस्पताल ने टर्मिनेट कर दिया है। हालांकि ये काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो घटना काफ़ी शर्मसार करने वाली घटना है, उसके बाद वहां पर स्थानीय प्रशासन पहुंचा। लेकिन कहानी केवल उतना ही नहीं है, कहानी मेडिकल नेग्लिजेंस की भी है। पटना के एक निजी अस्पताल के भी एक डॉक्टर की एक तरह से कारस्तानी है। डॉक्टर ने किस तरीके से एक बीमार मरीज के परिवार वालों का शोषण करने की कोशिश की, उनका मजबूरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, तो पटना में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे ये एक तरह से लोगों को भरोसा हो कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हालांकि जो निजी अस्पताल है उसने अपने कर्मचारी को तो हटा दिया है, क्योंकि उसे बदनामी का डर था, तो इस डर से उसने हटाया है। लेकिन अब देखना यह है कि जो सही में सारे आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं। और अब एक और खबर जो बिहार से ही है। बिहार में जन अधिकार पार्टी के संयोजक और मधेपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इस जानकारी के मुताबिक उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। उन्होंने पिछले दिनों सारण में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की सांसद निधि से खरीदी गई करीब 30 से 40 एम्बुलेंस के बेकार पड़े होने का मसला उठाया था। इस मामले में उन पर 2 एफआईआर दर्ज की गई। पूर्व सांसद पर हाल के दिनों में अस्पताल में अनाधिकृत प्रवेश यानी ट्रेसपासिंग को लेकर कुछ और जगहों पर भी एफआईआर दर्ज की गई।
सरकार से पूछे ना, तो हम क्या बोल सकते हैं भैया? पूछिए ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या किस जुर्म में आपको ले जाया जा रहा है? हमको क्या पता भैया, ये इनसे ना पूछिएगा। हटे आप लोग, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। देखिए सर, बाधा मत पहुंचाइए। करने की बात कही गई भैया जो लोगों को बचाएंगे उसका ये प्रतिफल है। अब दूसरी क्या उधर मध्य प्रदेश में मौत के आंकड़ों को लेकर सरकारी दावे लगातार झूठे साबित हो रहे हैं। सरकार कहती है कि उसे आंकड़े छिपाकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन शमशान कब्रिस्तान में मौत के जो आंकड़े दर्ज हैं वो साफ कहते हैं कि सरकार झूठ बोल रही है। पिछले साल मध्य प्रदेश में कोरोना से 5,424 मौत के आंकड़े सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं, जबकि इस साल 2021 के अप्रैल में ही इससे दुगनी मौतें मध्य प्रदेश के शमशानों और कब्रिस्तान के रिकॉर्ड में हैं। सरकार के लिए ये आंकड़ों का अंतिम संस्कार था। भोपाल के सबसे बड़े भदभदा शमशान के दफ्तर में जब कर्मचारी पन्ने पलटने लगे तो कई पन्ने मार्च के आंकड़े दिखाने में ही खप गए। 20 से 25 पन्नों में अप्रैल के आंकड़े सरकार शायद नहीं देखती। इन कर्मचारियों ने बाकायदा कोरोना से हुई मौतों को लाल स्याही से दर्ज किया है, कारण भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी। पूरे मार्च में 307 मृतकदेह आई, उसमें से 152 सामान्य मृतकदेह थी और 155 कोरोना मृतकदेह थी। वहीं अपन अप्रैल में आते हैं तो अप्रैल में एकदम से विस्फोटक स्थिति आई और पूरे 1 से 30 अप्रैल के बीच में 2052 मृतकदेह भदभदा में आई, जिसमें से 398 सामान्य मृतकदेह और 1652 कोरोना मृतकदेह थी। तो इस तरीके से अगर अपन वैल्यूएशन करें तो अप्रैल का महीना बहुत ही ज़्यादा आप हम के लिए दुखद है। मृतक के परिजन एक फॉर्म भरते हैं, फिर रसीद कटवाते हैं, तो वो पूरा एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारे पास रहता है और वो रिकॉर्ड प्रतिदिन शासन के भी कुछ विभाग वो प्रतिदिन हमारे यहाँ से रात में आंकड़ा लेकर जाते हैं। यही हाल शहर के पहले कोरोना के लिए निश्चित झदा कब्रिस्तान का है। लगातार अप्रैल में शव आते रहे। कमेटी का कहना है ऐसा खौफनाक मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अप्रैल की उसकी बात करें तो बहुत भयानक स्थिति थी। कम से कम मैं 30 साल से इस कब्रिस्तान को देख रहा हूँ। 30 साल के अंदर मेरे टाइम के अंदर एक ये अप्रैल का ऐसा महीना था, बहुत टेंशन भरा, बहुत डेड बॉडियाँ थी। 388 बॉडी है कोरोना की। कभी हमारे पास ऐसा नहीं है। डेली आम दिनों के अंदर आती हैं तो हमारे पास 4-5 आती थी, लेकिन इसके अंदर 15, 18, 20, 27, 32 ऐसी बॉडी कंटिन्यूज आई। लेकिन सच्चाई तो है, सरकार ये बात सही है, 100 में 100% आंकड़े छुपा रही। कुछ नर्सिंग होमों की बॉडी आती है जो डायरेक्ट घरों पे दे रहे हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसको आंकड़े छिपाकर अवार्ड नहीं मिलने वाला। कि चाहे डेथ का मामला हो या डेथ ऑडिट का मामला हो, ये छुपाने का, इसको हाइड करने का ना कोई मंशा है और ना इसकी जरूरत है। लेकिन सरकारी दावों से इतर अकेले भोपाल में कब्रिस्तान और शमशान के आंकड़े जोड़ें तो कोरोना के 3,811 शवों का अप्रैल में अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें भोपाल जिले से 2,557 शव थे। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे अप्रैल में कोरोना से भोपाल में सिर्फ 104 मौतें हुई। पूरे कोरोना काल में राज्य में मौत का सरकारी आंकड़ा अब तक 6,420 है, जबकि भोपाल में 795। आपदा के वक्त जो बात लोगों को सबसे पहले जानने का हक है वो है सच, लेकिन लगता है सरकारों ने आंकड़ों का ही अंतिम संस्कार कर दिया। नहीं तो क्या संभव है कि एक साल में सरकारी आंकड़ों में जितनी मौत दर्ज हो उससे कहीं ज़्यादा कुछ ही महीनों में अकेले अंतिम यात्रा के आखिरी साक्षी यानी शमशान और कब्रिस्तान दर्ज कर लें। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।